मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल के बारे में। कार्ल मार्क्स दुनिया का प्रथम समाजवादी विचारधारा का प्रथम वैज्ञानिक था, जिसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनमें से एक है वर्ग संघर्ष। इसका हम अध्ययन करेंगे। कार्ल मार्क्स की विचारधारा में वर्ग संघर्ष को विशेष महत्व दिया गया। इस संबंध में सामवादी घोषणा पत्र में कहा गया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा कि अब तक के समस्त सांसारिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष की धारणा अगस्टिन थोरे से ली गई, किंतु इसकी विवेचना मार्क्स के द्वारा ही की गई थी। वर्ग व्यक्तियों को समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष क्रिया से संबंधित हो और जिनके साधारण हित एक हो। मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समाज में उत्पादन और वितरण पर आधारित दो वर्गों को मानकर चलता है, जो अपने विरोधी हितों के कारण संघर्ष रहते थे। और वर्गों के स्वरूप में भले ही अंतर आता रहा, किंतु समाज में वर्ग उत्थान के साधनों, भूमि और पूंजी पर अधिकार रहता है। इसे जमींदार या पूंजीपति वर्ग कहते हैं। दूसरे इन पर आश्रित रहने वाले, घोर परिश्रम करके जीवन जीने वाला कृषक श्रमजीवी वर्ग है। पहला वर्ग बिना कुछ परिश्रम किए हुए दूसरे वर्ग के शोषण से लाभ उठाता है, तथा परिश्रमजीवी वर्ग पर्याप्त परिश्रम करने पर जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी करने के साधन नहीं जुटा पाता और निरंतर शोषित होता रहता है। पहले को शोषक वर्ग और दूसरे को शोषित वर्ग कहा जाता है। पूंजीपति उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखकर अपना जीवन निर्वाह करता है और श्रमजीवी वर्ग अपना श्रम बेच करके, और दोनों के एक दूसरे की जड़त है, लेकिन फिर भी इन दोनों के हितों में विरोध है। और पूंजीपति अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहता है, मजदूरों को कम से कम मजदूरी देना चाहता है, मजदूर अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता है। अतः जिलों के इस विरोध के कारण दोनों में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है और यही संघर्ष की बुनियाद है। इसी कारण वर्ग संघर्ष हमेशा से चला रहा है। मार्क्स एंजेल्स सामवादी घोषणा पत्र में लिखते हैं कि स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, अमीर तथा सामान्य जन, भूस्वामी, भूदास, श्रेणीपति एवं दस्तकार, संक्षेप में उत्पीड़क और उत्पीड़ित निरंतर एक दूसरे का विरोध करते तथा अनवरत कभी लुक छिप करके तो कभी खुलकर संघर्ष चलाते रहे। इसी संघर्ष को परिणति में हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में हुई है या संघर्ष करने वाले वर्गों के सर्वनाश में। वर्ग संघर्ष की अपनी इस धारणा पर कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के अंत की अवश्यम भावना व्यक्त करता है। पूंजीवादी व्यवस्था में स्वयं अपने विनाश के बीज निहित है। पूंजीपति अधिक उत्पादन में विश्वास करते हैं, जिसका परिणाम थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में धन का एकत्रित होना होता है। पूंजीपतियों की संख्या में निरंतर कमी और श्रमिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती है। आर्थिक लाभों के कारण एक ही स्थान पर अनेक उद्योगों की स्थापना विश्वास करता है। स्थानीयकरण के कारण श्रमिकों में वर्गीय चेतना का निरंतर विकास होता रहा है। एकता उत्पन्न होती है, पूंजीपतियों का मुकाबला करने में सफल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगों में की मात्रा बहुत बढ़ जाने के कारण इसकी खपत के लिए दूसरे देशों में मंडियाँ खोली जाती है। विकसित पूंजीवादी देश के पूंजीपति दूसरे देशों में पूंजी लगाते हैं। पूंजीवाद विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लेता है और पूंजीवादी व्यवस्था के एक परिणाम बार बार आर्थिक संकटों की उत्पत्ति है, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों की स्थिति असुरक्षित हो जाती है और सभी देशों के श्रमिक समान रूप से पूंजीवाद के शोषण, अत्याचार से पीड़ित था। अतः श्रमिक आंदोलन बहुत अधिक सुसंगठित हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लेता है। पूंजीवाद इस सुसंगठित श्रमिक आंदोलन के सामने टिक नहीं पा सकता। पूंजीवाद स्वयं अपने अवश्यम भावी विनाश का कारण बन जाता है। श्रमिक पूंजीपतियों से पूंजी उनके सहायक वर्ग से सत्ता छीन लेने के उपरांत सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करते हैं। वर्ग संघर्ष की भावना
किस प्रकार से पूंजीवाद के अंत का मार्ग प्रशस्त करती है, इसका स्पष्ट करते हुए कोकर ने लिखा कि पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों की संख्या बढ़ाती है, उन्हें वह संगठित समुदायों में एकत्रित कर देती है, उन्हें वर्ग चेतना का प्रादुर्भाव करती है, परस्पर संपर्क और सहयोग स्थापित करने के लिए विश्वव्यापी पैमाने पर साधन प्रदान करती है और उनकी क्रय शक्ति को कम करती है और उसका अधिकाधिक शोषण करके उन्हें संगठित प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित करती है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की अब आलोचना देखेंगे। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की बहुत सारी आलोचना हुई, जिनमें कुछ निम्न आलोचनाएं थी। पहला था कि सामाजिक जीवन का मूल तत्व सहयोग है, संघर्ष नहीं है। कार्ल मार्क्स की इस धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि संघर्ष ही सामाजिक जीवन का मूल तत्व, और वास्तव में यदि ऐसी स्थिति होती है तो मानव समाज कभी का समाप्त हो गया होता। संघर्ष के अपेक्षा सहयोग, प्रेम, सहानुभूति की भावनाएं अधिक प्रबल है और मानव समाज इन्हीं पर टिका हुआ। आर्थिक क्षेत्र में भी मजदूर और मालिक के पारस्परिक सहयोग के आधार पर ही वस्तुओं का उत्पादन संभव है। सहयोग के तत्व की अपेक्षा करते हुए और संघर्ष के तत्व पर बल देकर बड़ी भूल की। मार्क्स के दर्शन में रचनात्मकता का अभाव कर दिया। दूसरी बात थी, समाज में केवल दो वर्ग ही नहीं है। मार्क्स ने समाज में दो वर्ग माने, किंतु वास्तव में समाज के अंतर्गत केवल दो वर्ग ही नहीं होते। एक तीसरा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग या मध्यम वर्ग होता है, और उसके समकालीन लेखकों ने इस वर्ग पर ध्यान दिया। मध्यम वर्ग के अस्तित्व को स्वीकार न करना उसके सिद्धांत की एक बड़ी कमजोरी है। वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक और टेक्नीशियन सभी मध्यम वर्ग में आते हैं। समाज के विकास में सदैव ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका अदा की, और मध्यम वर्ग का स्वरूप, उनकी समस्याएं, आवश्यकताएं दोनों वर्गों से नितांत भिन्न और पृथक है। उन पर पृथक से विचार करना नितांत आवश्यक हो जाता। तीसरी थी, सामाजिक और आर्थिक वर्ग एक ही नहीं है। मार्क्स की एक मूल त्रुटि ये थी कि उसने सामाजिक आर्थिक वर्गों की एक बात मान लिया, और समाजशास्त्रियों का कहना है कि वर्गों को केवल आर्थिक आधार पर बांटना गलत है। समाज को ठीक और पूर्ण रूप से समझने के लिए उसे जाति, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय, वर्ण, योग्यता, सामाजिक स्तर और के आधार पर बांटा जाना चाहिए। अंततः हमारा अध्ययन अधूरा ही रहेगा। मार्क्स द्वारा सामाजिक और आर्थिक वर्गों को एक मानने का प्रमुख कारण ये भी था कि वर्ग की अपनी धारणा को सही बताकर उसका प्रयोग राजनीतिक दृष्टि से करना चाहता था, और उसके इस प्रयत्न ने अनेक त्रुटियों को जन्म ही दिया। चौथी जो आलोचना थी, वो क्रांति श्रमिक वर्ग के स्थान पर बुद्धिजीवी वर्ग से ही संभव है। मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष की धारणा के आधार पर इस सरबराह वर्ग की क्रांति की कल्पना की गई। लेकिन अब तक का मानवीय इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि जो भी क्रांति हुई है, जो भी संघर्ष हुए, उसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के द्वारा नहीं, वरन बुद्धिजीवी वर्ग, मध्यम वर्ग के द्वारा किया गया। और मार्क्स के अनुयायी लेनिन ने इस बात को स्वीकार करते हुए एक स्थान पर लिखा कि हमने कहा था इस योग्य नहीं है कि उसमें समाजवादी चेतना उत्पन्न हो सके। उसके अंदर ये चेतना केवल बाहर से लाई जा सकती है, और सभी देशों के इतिहास से प्रमाणित होता है कि अपने अन्य प्रयत्नों से मजदूर सभाई चेतना विकसित कर सकता है, जिससे समाजवादी मोड़ देने के लिए संगठित बौद्धिक दल का अस्तित्व आवश्यक है। और वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना प्रबल है। ये सोचना कि समाज के सभी वर्गों में वर्गीयता की भावना ही सर्वाधिक प्रबल होती है, बड़ी भारी भूल है। वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती है। इसका प्रमाण ही है कि राष्ट्रीय संकट के अवसर पर एक राष्ट्र के मजदूर पूंजीपति एक साथ मिलकर दूसरे राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपतियों का विरोध करते हैं। और द्वितीय महायुद्ध के समय स्टालिन द्वारा सोवियत रूस के व्यक्तियों से वर्गीयता और साम्यवादी भूमि के नाम पर नहीं, सोवियत भूमि या मातृभूमि के नाम से ही पर अपील की गई। छठी जो बात थी, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है। ये सोचना कि